गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी कई बार देश में बहुत सारी समस्याएं दिखाई देती हैं और उनको लगता है कि इन समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए देखा होगा वो हर संडे अपनी मन की बात रखते हैं और मन की बात रखने के लिए वो रेडियो माध्यम का यूज़ करते हैं। तो रेडियो भी एक माध्यम है जिसके थ्रू वो अपनी मन की बात अपनी पूरी देश की जनता के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब मैं आज आया हूँ अपनी कुछ मन की बात शेयर करने के लिए और मुझे लगता है कि अगर हमें अपनी बात शेयर करनी है तो हमारे लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने एक मन की बात क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब बात कुछ इस तरह से है कि जब कभी हमारी तबीयत खराब होती है और कभी अगर हमें डॉक्टर को दिखाना होता है तो हम लोग क्या चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डॉक्टर की डिग्री है ना। एक बार हम डॉक्टर की डिग्री देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि यार ये जो डॉक्टर है ये कितने टाइम में कितने पेशेंट को देखते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि मान लो एक डॉक्टर है, हमने देख लिया कि भाई ये डॉक्टर एमबीबीएस है, तो अगर कोई डॉक्टर एमबीबीएस होगा उसको हम दिखाने जाएंगे तो एक सर्टेन वो फीस हमसे चार्ज करेगा। अगर हम कोई डॉक्टर देखते हैं जिसने एमडी किया तो अगर हम उसको दिखाने जाएंगे तो उसकी कुछ फीस होगी, वो अपनी कंसल्टेंसी चार्ज हमसे चार्ज करेगा। लेकिन मान लो अगर देखता हूँ कि कोई डॉक्टर है जिसने एमडी किया है, उसने एम्स से पास आउट और उसको अगर दिखाने जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी कंसल्टेंसी फीस क्या होगी, और ज़्यादा। ये तो बात सही है कि जिस डॉक्टर की जैसी डिग्री होगी उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे क्या कर रहा होगा, चार्ज कर रहा होगा। लेकिन जब हमें हमारी तबीयत खराब होती है और अगर हम किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले चलो ये तो हमने डिसाइड कर लिया किस डॉक्टर को दिखाना है क्योंकि उसके पास इस तरह की एक डिग्री है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं कि डॉक्टर जो है वो एमडी होगा तो वो हमें प्रॉपर क्या कर पाएगा, डायग्नोस कर पाएगा। लेकिन अगर मान लो वो डॉक्टर ऐसा बोले कि मेरा 6 से लेके 8 बजे तक का शाम का टाइम है और इस 2 घंटे में मैं केवल 10 पेशेंट को देखूंगा, तो उसमें क्या होगा। अगर वो 2 घंटे में केवल 10 पेशेंट को देख रहा है और ऐसे डॉक्टर को अगर हम दिखाने जा रहे हैं तो हमारे मन में हमेशा सेटिस्फेक्शन रहता है कि डॉक्टर ने प्रॉपर मुझे टाइम दिया, मेरी जो बीमारी थी उसने प्रॉपर सुना, सुनने के बाद देखने के बाद मेरे को उसने प्रॉपर मेडिकल का प्रिस्क्रिप्शन दिया। लेकिन मान लो अगर हम जिस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, डॉक्टर के पास डिग्री भी अच्छी है, लेकिन उस डॉक्टर में अगर थोड़ा सा ग्रीड आ जाए, भाई आदमी है, अब मान लो आदमी को ऐसा लगता है कि चलो ठीक है हमें थोड़ा और पैसा चाहिए, तो अगर मान लो वही डॉक्टर अगर 2 घंटे टाइम दे रहा है इवनिंग में और वो बोल दे कि 2 घंटे में आज से मैं 100 पेशेंट को देखूंगा, तो पहले वो डॉक्टर मान लो अगर 2 घंटे में 10 पेशेंट को देख रहा था तो हमें सेटिस्फेक्शन आ रहा था जब हम उस डॉक्टर के पास जा रहे थे, क्योंकि हमें मालूम है कि वो डॉक्टर प्रॉपर हमारी बात सुन रहा है, उसके बाद ही वो हमें कोई मेडिसिन दे रहा है। लेकिन मान लो इमेजिन करो कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो डॉक्टर की डिग्री अच्छी है, लेकिन वो डॉक्टर के पास अगर ऐसा लिखा है कि 2 घंटे में वो 100 पेशेंट देखेगा, तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि क्या वो डॉक्टर सही से मेरी बात सुनेगा, क्या वो सही से मेरी बीमारी के बारे में सुनेगा, प्रॉपर चेक करेगा, उसके बाद मेडिसिन देगा क्या? नहीं, हमारे मन में थोड़ा सा डाउट आएगा। तो होता क्या है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है फिर हमारे मन में लगता है कि अगर हम इस डॉक्टर को दिखाएंगे तो हो सकता है ये प्रॉपर मेरी बात नहीं सुनेगा, जल्दी में मेडिसिन लिख देगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम इस डॉक्टर को पहली बार दिखाते हैं, दूसरी बार दिखाते हैं और जब हमारी बीमारी सही नहीं होती है तो फिर हम सडनली क्या करते हैं, हम डॉक्टर को चेंज करने का सोचते हैं। तो कहने का मतलब है कि जनरल टेंडेंसी है कि अगर कोई मान लो डॉक्टर है और डॉक्टर वही टाइम में अगर कम पेशेंट को देख रहा है तो हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उस डॉक्टर को जब हम दिखा के आ रहे हैं तो डॉक्टर ने प्रॉपर हमें डायग्नोस किया और डायग्नोसिस के बाद ही उसने हमें प्रॉपर मेडिसिन दी। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे सही होने के चांसेस या वहाँ पे हमारी बीमारी दूर होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा। अब ये तो बात रही डॉक्टर की। अब मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं,
मैं बिलोंग करता हूँ किसको? मैं बिलोंग करता हूँ एक टीचर या फैकल्टी हूँ, और मैं बिलोंग करता हूँ एक कोचिंग इंडस्ट्री को एक्चुअली। अब जब हम कोचिंग की बात करते हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर को अगर पेशेंट डॉक्टर को दिखाने जाता है तो डॉक्टर उससे एक सर्टेन अमाउंट का अपना कंसल्टेंसी चार्ज लेता है। सेम चीज़ आज की फील्ड में अगर देखोगे तो कोचिंग फील्ड में ही सेम चीज़ है। अगर स्टूडेंट पढ़ने आता है, जो टीचर है और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सर्टेन अमाउंट के अपने कंसल्टेंसी के पैसे उससे क्या करते हैं, स्टूडेंट से या पेरेंट से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। लेकिन अब अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो अब यहाँ पे एक तरफ देखोगे दो तरह की कोचिंग आ चुकी है। एक जो कोचिंग है बड़े बड़े ब्रांड है, चाहे वो कोटा की बात कर लें, चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, या फिर चाहे हम बात कर लें हैदराबाद की। ये जो ब्रांड इतने बड़े बड़े होते हैं, इनके हमें बड़े बड़े ऐड दिखते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग दिखते हैं, बहुत सारे रिजल्ट दिखते हैं। लेकिन मैं पेरेंट्स को या स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ एक्चुअली कि जब इन बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं तो इनके रिजल्ट जरूर हमें दिखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इनके पास 50-100 लोगों की मार्केटिंग टीम होती है। और इन टीम का काम क्या होता है? इन टीम का काम होता है कि जैसे ही बच्चा 7th 8th में आएगा, देश के किसी भी कोने से जाके उन बच्चे को हमें पकड़ के लाना है, और वहां पे हर कोचिंग वाला उस बच्चे को लालच देता है अपने इंस्टीट्यूट में आने के लिए, और वहां पे साम दाम दंड भेद सब यूज किया जाता है। और आजकल तो ये बिजनेस ऐसा हो चुका है कि जब पेरेंट्स की बात करते हैं तो बच्चे को तो पूरी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते ही करते हैं, पेरेंट्स को भी साथ में उस सिटी में ले जाते हैं, उनको रहने खाने पीने का पूरी फैसिलिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है उसको अगर कोई भी लेके आता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बच्चा रिजल्ट देगा या नहीं देगा। हमें मालूम है कि जो बच्चा पहले से ही पढ़ने में ब्रिलियंट है उसको हम थोड़ा सा पुश करेंगे तो उसके रिजल्ट आने के चांसेस 100% होंगे। तो जब रिजल्ट की हम बात करते हैं तो कोई ये नहीं पूछता है कि उस ब्रांड के पास उस साल कितने बच्चे थे। अब जैसे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, चाहे कोटा की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे साउथ की बात करें, अगर मान लो किसी ब्रांड के पास मैं एग्जांपल लेता हूं कि 50,000 बच्चे हैं और 50,000 बच्चे में से मान लो 2,000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि हमें मालूम है कि टोटल जेई में जब 12 लाख बच्चे बैठते हैं तो उसमें से हार्डली 60 या 70,000 बच्चे होते हैं जिनको आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईआईटी के थ्रू कुछ अच्छे कॉलेजेस मिल पाते हैं। सेम चीज मेडिकल की फील्ड में हमें मालूम है कि 22 से 23 लाख बच्चा बैठ रहा है, उसमें से केवल 1 लाख बच्चा होगा जो एमबीबीएस के लिए क्या होगा, सिलेक्ट होगा वहां पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सीट्स जो हैं, अगर हम बात कर रहे हैं चाहे एमबीबीएस की बात करें, चाहे नीट की बात करें, चाहे जेई की बात करें, तो मैंने क्या बोला है, जो सीट्स हैं, सीट्स तो बहुत कम है वहां पे। तो अगर किसी कोचिंग के पास अगर मान लो 50,000 बच्चा है और 50,000 बच्चे से वो दिखाता है कि 2,000 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, तो एक बार तुम लोग कैलकुलेशन करके देखना है कि 50,000 बच्चों में से अगर 2,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो उस कोचिंग का सक्सेस परसेंटेज क्या है। उस कोचिंग का सक्सेस परसेंटेज आएगा 3%, 4% के आसपास आएगा। सिमिलरली मान लो कोई कोचिंग है जिसके पास 1,500 बच्चे हैं या 2,000 बच्चे हैं। अब 1,500 बच्चे में से मैं 50 बच्चों का सिलेक्शन दिखा दूं या 2,000 बच्चों में से मैं 100 बच्चों का सिलेक्शन दिखा दूं, तो वो परसेंट क्या है, सक्सेस परसेंट है हार्डली वहां पे 4% या 5%। तो मान लो किसी कोचिंग के पास 2,000 बच्चा है, 2,000 बच्चे में से 100 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो बाकी 1,800-1,900 बच्चे बच गए उनका क्या, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। फिर जो बच्चा रिजल्ट निकल चुका है केवल उनको ही पकड़ा जाता है, जो बच्चा नहीं कर पाया उसको कोई गाइड भी नहीं करता है कि एटलीस्ट भाई अब तू ये एग्जाम दे दे, इस एग्जाम के थ्रू इस कॉलेज को तू क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो उन बच्चों की कोई बात नहीं करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम बड़े ब्रांड की बात करते हैं, ठीक है रिजल्ट दिखता है, ये दिखता है, लेकिन हमें पीछे का कैलकुलेशन नहीं दिखता है। हम ये भूल जाते हैं कि उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे और उनमें से सक्सेस रेट क्या निकला। और अब जैसे मैंने बोला कि अब तो जो ब्रांड हैं उनमें इतनी ग्रीड या बोलोगे इतना लालच आ चुका है कि भले ही कोई बात कर रहा है क्रांति की, सब कुछ चल रहा है एक्चुअली, लेकिन अब तुम देखोगे लालच इतना बढ़ चुका है, ग्रीड इतना आ चुका है लोगों में कि अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैटर नहीं करता है। अब तो एक क्लास में 100 बच्चा, 200 बच्चा, 300 बच्चा, जितना बच्चा भरना है उतना बच्चा भरा जाता है। कोई ये नहीं केयर करता है कि उस बच्चे का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा।
उनको एक तरह से जो मार्केटिंग के बंदे रहते हैं उनको एक तरह से टारगेट दे दिया जाता है कि भाई तुम्हें इस महीने में इतने एडमिशन लेके आने हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरा 23 साल का कैरियर हो चुका है। मैंने बहुत सारे ब्रांड को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और मैंने तो यहां तक देखा है, मार्केटिंग का बंदा मुझसे कई बार ऐसा भी बोलता है, जब हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि यार इस बच्चे के तो जो स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, जितने भी जो सो कॉल्ड ब्रांड होते हैं वो अपने एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो कई बार मैंने ऐसे मार्केटिंग के बंदों से पूछा कि यार इस बच्चे के नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं, तो अगर इस बच्चे के नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं तो ये तो कोचिंग के लायक भी नहीं एक्चुअली, यानी इसको अगर हम इसकी बात करें तो ये जेई तो कर ही नहीं पाएगा वहाँ पे। तो मार्केटिंग के जो बंदे होते थे हमें सिंपली रिप्लाई देते थे कि सर इन बच्चों को हम 30% 40% स्कॉलरशिप देके हम इनको एंट्री ले लेंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो बच्चा एंट्रेंस टेस्ट में, जो कोचिंग का एंट्रेंस टेस्ट है वो क्लियर नहीं कर पा रहा है और उस बच्चे को तुम 100 बच्चे के बीच में बैठाल दोगे तो वो बच्चा क्या समझेगा और क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो जब टेस्ट की बात करते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करते हैं, तो वो जस्ट एक दिखाने का तरीका है। हर कोचिंग को हर बच्चे का एडमिशन लेना ही लेना है वहाँ पे। तो जो स्कॉलरशिप टेस्ट रहता है उसका कोई मैटर नहीं करता है। और रिसेंटली तो मैंने एक ब्रांड को ऐसा भी देखा है कि बच्चे का एडमिशन पहले ले लिया जाता है और फैकल्टी को बोला जाता है कि तुम स्कॉलरशिप टेस्ट दे दो जिससे कि बच्चे को 90% या 100% स्कॉलरशिप हम दिलवा पाए। तो ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये केवल एक गिमिक है वहाँ पे। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जब बड़े बड़े ब्रांड की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन हमें अपने आप से पूछना भी चाहिए, पेरेंट्स को, बच्चे को ये चीज़ जज करनी चाहिए कि उस कोचिंग में कितने बच्चे थे और उन बच्चों में से कितने बच्चे सक्सेसफुल निकले, और जो बच्चे नहीं निकल पाए बाद में उन बच्चों का एडमिशन कहाँ हुआ। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में आनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत कुछ ऐसा है कि एक तरह से लालच का बिजनेस हो गया है वहाँ पे, कि भीड़ भरनी है, बच्चे से कोई मतलब नहीं है। अब तो इस तरह की चरम सीमा आ चुकी है कि इतना प्रेशर है, बच्चों को भर लिया गया है, तो बच्चा सुसाइड तक का एक्सट्रीम स्टेप भी क्या कर रहा है, उठा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे मन में आती हैं और इसीलिए मैं आज सामने आया हूँ। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि बच्चों के 10th के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अब तुम लोगों की 2 साल की जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। तो मेरा पेरेंट्स से और स्टूडेंट से कहना है, या तुम लोगों को सबसे पहले सोचना है कि ये 2 साल की जर्नी जो स्टार्ट होने जा रही है उसमें हमें किसी कोचिंग के साथ जुड़ना है या फिर हमें किसी टीचर के साथ जुड़ना है। अगर हम कोचिंग के साथ जुड़ते हैं तो हमें यही नहीं मालूम होता है कि आज अगर हम एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कौन सा टीचर मेरे बच्चे को पढ़ाने आएगा। वो जो टीचर पढ़ाने आएगा वो मेरे बच्चे के ऊपर कितना पर्सनल अटेंशन देगा। वो ये देखेगा क्या कि मेरे बच्चे ने होमवर्क किया कि नहीं किया, मेरा बच्चा प्रॉपर कोचिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जब हम कोचिंग की बात करते हैं तो हमें नहीं मालूम होता है कि कौन सा टीचर कौन से बच्चे को पढ़ाने जा रहा है, लेकिन जब किसी टीचर से आप जुड़ने जा रहे हो तो आपको मालूम है कि ये सर्टेन टीचर हैं, यही टीचर 2 साल की जर्नी में मेरे बच्चों के साथ चलेंगे और यही मेरे बच्चों को क्या करेंगे, जेई और नीट के लिए वहाँ पे क्या करेंगे, गाइड करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग अब भीड़ से अलग चलना चाहते हैं। यही रीज़न है, यही मोटो है जिसके कारण मैंने अपना नासिक में 23 साल पुराना ब्रांड मिडजी क्लासेस अब लेके आया हूँ वहाँ पे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कोई बहुत बड़ा कोचिंग है, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो केवल फैकल्टीज़ हैं जो क्या करती हैं, चलाती हैं वहाँ पे। तो जब हम बात कर रहे हैं नासिक की, तो नासिक में मैंने इसको लॉन्च किया है रिसेंटली मिडजी क्लासेस को, और हमारा पर्पज़ यही है कि जो भी हमारे 3 सेंटर हैं, चाहे अशोक स्तंभ ब्रांच हो, चाहे इंदिरा नगर ब्रांच हो, चाहे सिन्नर ब्रांच हो, हम वहाँ पे केवल एक ही बैच बनाने जा रहे हैं 35 to 40 स्टूडेंट का, जिससे कि हर बच्चे के ऊपर हम पर्सनली क्या कर सकें, ध्यान दे सकें और उनका रिजल्ट निकाल सकें। जब 2015-16 में मैं नासिक आया था तो यहाँ पे मैं ग्रुप के साथ जुड़ा था और उनका भी विजन यही था कि सर 30 बच्चे लो और 30 बच्चे पे हम काम करेंगे और उन्हीं बच्चों के ऊपर हम क्या करेंगे, मेहनत करके रिजल्ट निकालेंगे। तो जब हमने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था
पहले साल मुझे याद है 25 बच्चों को हमने एनरोल कराया था, और उन 25 बच्चों में से कम 12 या 13 ऐसे बच्चे थे जिनका जेई मेंस में सिलेक्शन हो गया था और उनको प्रॉपर आईआईटीज और एनआईटीज में सीट भी मिल गई थी। और ऐसा नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने 24-25 बच्चे लिए, उनमें से 12 बच्चे निकल गए, तो इसका मतलब है कि सिलेक्शन 50% है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो 12 बच्चे बच गए उनको हमने छोड़ दिया, उन 12 बच्चों के ऊपर हमने फिर से मेहनत करी और उनको सीईटी का जो एग्जाम रहता है उसमें किसी अच्छे कॉलेज पुणे या मुंबई में क्या हो गया, एडमिशन मिला। तो जब हम छोटी स्ट्रेंथ में काम करते हैं तो काम करना एक तो ईजी होता है और रिजल्ट निकालना भी हमारे लिए ईजी होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये बच्चा आज पढ़ के आ रहा है, ये बच्चा पढ़ाई करके नहीं आया, ये बच्चा आज एब्सेंट है और ये बच्चा 2 दिन से क्लास में एब्सेंट है। तो ये सब चीज़ों का हमारे पास क्या रहता है, रिकॉर्ड रहता है। दूसरा क्या है, हमने क्या बोला, हम भीड़ में नहीं चलना चाहते हैं, तो हम लोग केवल 30 से 35 बच्चों पे काम करना चाह रहे हैं। दूसरा, जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं उन बच्चों को हम बोर्ड की क्लासेस भी देंगे, 2 दिन 4 दिन हमको जेई नीट की क्लासेस देंगे, और वीक में बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो भी पढ़ा है, सैटरडे या संडे हम उन्हीं टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिससे कि बच्चे ने वीक में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसके बारे में या उस टॉपिक को कितना समझ पाया है उसको हमें एक जज करने का आइडिया मिलेगा, और पेरेंट को हर वीक पता चलेगा कि मेरा बच्चा कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें बच्चों के ओर प्रेशर बनाना है। भाई 10th तक बच्चा जो पढ़ता था उस बच्चे के परसेंट 80-90% आते थे, लेकिन जब हम जेई की प्रिपरेशन करते हैं या नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि जेई में अगर कोई बच्चा 50% भी लेके आ रहा है हमारे जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो बच्चा जेई मेंस का सिलेक्शन आराम से क्या कर सकता है, जेई मेंस का एग्जाम इजीली क्लियर कर सकता है। तो धीरे धीरे करके हमें क्या करना है, एक बाय एक स्टेप करके आगे बढ़ना है। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि बच्चे के ऊपर अगर वीकली टेस्ट होगा तो बच्चे के ऊपर लोड आएगा। हमारा पर्पस लोड देने का नहीं है, हमारा पर्पस केवल ये है कि हम केवल ये चेक करें कि इस वीक में ये बच्चा इतना समझ पाया और ये बच्चे को इतना समझ में नहीं आया पाया। तो अगर कोई बच्चा वीक है तो हम उसकी एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं, या फिर उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे सकते हैं, या फिर उसको एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि हम भीड़ में नहीं चल रहे हैं, हम हर सेंटर पे केवल 30 से 35 स्टूडेंट्स पे काम करना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि जब मैं नासिक में 2016 में आया था, मुझे याद आया तो वहाँ पे हमने पहले स्टार्ट किया किसी ग्रुप के साथ मिलके कि भाई 30 बच्चों पे काम करेंगे, रिजल्ट आएगा। तो 30 बच्चों पे काम करना स्टार्ट किया, 12-13 बच्चों का रिजल्ट आया। अगले साल भी सेम यही चला। फिर धीरे से मैंने क्या देखा कि जो लालच रहता है पैसे का, फिर वो बढ़ने लगता है। फिर बोला जाने लगता है कि सर 30 बच्चे मत लेके आइए, अब तो एक क्लास में 60 बच्चे लेके आइए, 70 बच्चे लेके आइए। तो जिस क्लासरूम में पहले 30 बच्चे बैठते थे उस क्लासरूम का पार्टीशन हटा दिया गया, अब वहाँ पे 70-80 बच्चे बैठने लगे। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो अब क्या कर रहे हैं, 100-100, 200-200 बच्चों को एक साथ बैठा रहे हैं। तो ये आपका डिसीजन है, ये बच्चों का डिसीजन है, ये पेरेंट्स का डिसीजन है कि हमें भीड़ में चलना है या फिर हमें बच्चे को फोकस, यानी बच्चे के ऊपर हम ऐसे टीचर को पकड़ें या ऐसे इंस्टीट्यूट को पकड़ें जो कम स्ट्रेंथ में बच्चे को पढ़ाएगा और बच्चे के ऊपर पर्सनल अटेंशन देगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ मेरे दिमाग में थी कि चलो ठीक है, बच्चों का 10th का एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुका है, अब बच्चा 2 साल मेहनत करने जा रहा है। तो मुझे लगा कि ये मेरे मन की बात है और ये बच्चों को और पेरेंट्स को बोलना चाहिए। तो मुझे खुद पर्सनली ऐसा लगता है कि जब आज से 30 साल पहले जब मैं प्रिपरेशन करता था तो उस टाइम पे मान लो किसी क्लास में 30 या 35 बच्चे होते थे, तो वहाँ पे उस टाइम पे हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाते थे टीचर से। क्यों? क्योंकि मन में हेजिटेशन होता था कि सामने वाले बच्चे मजाक क्या उड़ाएंगे। तो आप ये सोच के देखो कि जब 30 बच्चे में हम लोग पूछ नहीं पाते थे उस टाइम पे, तो क्या बच्चा 200 बच्चों की भीड़ में जब बैठ के पढ़ेगा तो वो अपना क्वेश्चन या डाउट पूछ पाएगा? क्या नहीं पूछ पाएगा। उसके दिमाग में डाउट कंटिन्यूसली बना रहेगा और जब भी वो पूछने जाएगा उसको हमेशा डर लगेगा कि बाकी जो बच्चे रहेंगे वो मेरा क्या होंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है डिसीजन लेने के पहले। देखो, बच्चा आपका है, डिसीजन आपको लेना है, लाइफ बच्चे की एक्चुअली। तो
तो कहने का मतलब है, चाहो तो आप किसी कोचिंग के पास जा सकते हो, चाहो तो आप किसी टीचर से जुड़ सकते हो। हमारी जो 2 साल की जर्नी, हम जो 2 साल की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं 8 अप्रैल से। तो मैं केवल उन्हीं बच्चों को इनवाइट करना चाहता हूँ जो पढ़ने में थोड़े से भी सीरियस हैं और जिनको लगता है कि हम चलो ठीक है एवरेज हैं, लेकिन हम मेहनत करके जेईई या नीट के एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा थोड़ा सा मेहनती है तो हम उस बच्चे को इनवाइट कर रहे हैं। दूसरा, हम यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने नहीं जा रहे। हमारा सिंपल सा रूल है कि हम 35 बच्चों पे काम करने जा रहे हैं। जो 35 बच्चे पहले आएंगे उसके बाद हमारा बैच क्या होगा, क्लोज हो जाएगा और उन्हीं 35 बच्चों को लेके हम क्या करेंगे, मेहनत करने वाले हैं। तो यही सब इंफॉर्मेशन लेके मैं आया हूँ तुम्हारे पास। दैट्स इट, थैंक यू।